गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नया यूनिट प्रारंभ करेंगे जो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति के नाम से है, या डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक, इसमें पहला चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे जिनको कहा जाएगा, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ या इसके बारे में खोज कैसे हुई, इसको हम लोग समझेंगे। तो प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या कर देने के बाद प्रकाश के तरंग स्वरूप को एक पूर्ण सिद्धांत माना जाने लगा कि इसमें हम समझ गए कि अब हमने प्रकाश को समझ लिया है। लेकिन 1873 में डब्ल्यू स्मिथ ने देखा कि जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उस धातु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। तो अब ये प्रकाश की एक नई प्रॉपर्टी बिहेवियर शो करने लगा। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया, क्योंकि ये प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा गया। इसका अनेक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इस घटना की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। इस प्रकार भौतिकी में या फिजिक्स में द्वैत सिद्धांत का प्रादुर्गमन या उत्पन्न हुआ, जिसको हम डुअल थियरी कहते हैं। और इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए। इसमें जो हाईलाइटेड जो किया गया है उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर है। जहाँ मैथमेटिक्स आएगा उसको हम खुद नोट्स बना के देंगे, लेकिन जिसमें बहुत लंबा है तो उसमें से कुछ छांट के चीज़ें हाईलाइट कर दी गई हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में प्रकाश वैद्युत प्रभाव और विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के मूल नियम, उनकी व्याख्या के सिद्धांत, तरंग सिद्धांत की असफलता तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए विकिरणों की द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो विकिरणों की द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर का अर्थ है कि विकिरणों की तरंग प्रकृति तथा कण प्रकृति, पार्टिकल नेचर, दोनों होती है, यानी दोनों तरह से ये बिहेव करता है। व्यतिकरण, जिसको हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे, डिफ्रैक्शन, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश का तरंग प्रारूप मानकर की जा सकती है। कणिका सिद्धांत से यानी पार्टिकल थियरी से प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण में दो प्रकाश पुंजों के मिलने से कुछ स्थानों पर अंधेरा हो जाता है, परंतु यह संभव नहीं है कि दो कणिकाएं मिलकर एक दूसरे का विनाश कर दें, यानी कि दो पार्टिकल मिलकर एक दूसरे को क्या कर दें कि वो समाप्त कर दें, खत्म कर दें। लेकिन इसके विपरीत कुछ परिघटनाओं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है, जिसमें विकिरण को कण प्रकृति माना गया है, परंतु प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं समझाया जा सकता। तो इस प्रकार दोनों को हम अलग अलग प्रकार के सिद्धांत से समझाते हैं, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, और इन सब चीज़ों को हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत से समझाते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसको हम कणिका सिद्धांत से समझाते हैं। अब आइए, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में है तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम और इस कारण तरंगों में संचित ऊर्जा बढ़ेगी। यह तरंगें धातु के पृष्ठ पर गिरने पर धातु के इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। परंतु उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी उत्सर्जित जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरे, यदि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, यानी प्रकाश तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से कम है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों न हो। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विकिरण प्रकाश यानी सब कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है, और विकिरण अथवा प्रकाश की इस प्रकृति को उसकी द्वैत प्रकृति कहते हैं।
इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो ऐसा नहीं कि फोटो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं। यानी ये उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि प्रकाश की ऊर्जा कितनी है। अब आइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो सन 1887 में हर्ट्ज ने देखा कि जब विद्युत विसर्जन नलिका की ऋण प्लेट पर परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं तो विद्युत विसर्जन अधिक सुगमता से होता है। यानी उसमें अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अधिक सुगमता से होता है। इसके एक वर्ष पश्चात हॉलवेस्ट ने प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि की। उसने एक निर्वात बल्ब में जस्ते की 2 प्लेटें रखी, यानी जो वैक्यूम बल्ब है उसमें जस्ते की 2 प्लेटें रखी। इन प्लेटों से संबंधित 2 तारों को बल्ब से बाहर निकालकर एक बैटरी तथा सुग्राही धारामापी के द्वारा संबंधित कर दिया। अगले चित्र में इसको आप देखेंगे। हॉलवेस्ट ने देखा कि जब ऋण प्लेट पर, यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, इस तरह से जस्ते की 2 प्लेटें रखी गई हैं और इसको बैटरी से संबंधित किया गया, एक धारामापी रखा गया है। तो जब हॉलवेस्ट ने देखा कि जब ऋण प्लेट पर परावैंगनी प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो तुरंत ही परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही परावैंगनी किरणें डालनी बंद कर दी जाती हैं तो धारा का प्रवाहित होना भी रुक जाता है। परंतु यदि परावैंगनी किरणें को धन प्लेट पर डाली जाती हैं तब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है अथवा बहुत क्षीण धारा प्रवाहित होती है। हॉलवेस्ट स्वयं इस घटना का कारण न बता सके। इसके बाद 1898 में जे टॉमसन ने सिद्ध किया कि प्रकाश के गिरने पर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसके बाद 1900 में लिनार्ड ने बताया कि जब ऋण प्लेट पर परावैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे वैद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है तथा धारा बहने लगती है। परंतु धन प्लेट पर किरणें डालने से धन प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट पर नहीं आ पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, अतः परिपथ पूरा न हो पाने के कारण धारा नहीं बहती है। तो प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन तथा उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो इस घटना के लिए जो लघु तरंग दैर्घ्य यानी शॉर्ट वेवलेंथ की या हाई फ्रीक्वेंसी की प्रकाश किरणें या रेडिएशन डाला जाता है का प्रकाश दीर्घ तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी लघु तरंग दैर्घ्य का मतलब कि जो अल्ट्रावायलेट रीजन की जो या वायलेट इंडिगो इस तरह के जो तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं वो रेड और उसके आसपास के जो ऑरेंज रेड इनसे ज़्यादा ये प्रभावी होती हैं, यानी उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो आइए इसको एक बार फिर से देखें कि यहाँ देखिए ऋण प्लेट से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव प्लेट, इस प्लेट को पॉजिटिव किया गया है यानी धन आवेशित किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस प्लेट पर पहुँचेंगे और इस प्रकार हमको इसमें जो धारा है वो प्रकाश वैद्युत धारा हमको मिलेगी। तो इस प्रकार से इसको जो हाईलाइटेड है उसको आप लिख लेंगे और इसको समझने के लिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेंगे कि जब ऋण प्लेट पर परावैंगनी किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकले इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे वैद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रयोग को समझ लेंगे और इसको लिख लेंगे। दूसरा, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। हर्ट्ज और लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था कि हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर प्रयोग किए। उन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर उन पर विभिन्न आवृत्तियों तथा विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डाला तथा प्रत्येक दशा में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता को इन्होंने मापा। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में अनेक इसमें रिजल्ट प्राप्त किए।
तो यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से ये इस एक तरह का इवैक्यूएटेड ये ग्लास का लिया गया है, जिसमें यहाँ से प्रकाश किरणें आएंगी और प्लेट P1 और P2 दो यहाँ पे प्लेटें लगी हैं, जिनका संबंध हम धारामापी और अमीटर से और एक की से, और यहाँ पे 4 वे की जिसमें 1 1 और 2 2 इस तरह से 4 वे की से हम इसको जोड़कर और यहाँ पे इनका वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगाते हैं और इस तरह से एक पोटेंशियल एक तरह से धारा नियंत्रक के द्वारा हम यहाँ पे बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इस प्लेट को अगर हमको प्लस करना है तो हम इसको 1 1 की को यूज़ करते हैं, माइनस करना है तो 2 2 को यूज़ करते हैं। तो अभी इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए और उन्होंने भिन्न भिन्न धातुओं की प्लेटें लेकर उन पर विभिन्न आवृत्तियों तथा विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डाला तथा प्रत्येक दशा में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं प्रकाश वैद्युत धारा की प्रबलता को मापा। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंध में अनेक रिजल्ट या फल प्राप्त किए। अब ये उपकरण चित्र 2 में दिखाया गया है। इसमें एक निर्वातित नलिका के भीतर धातु की दो प्लेटें P1 व P2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगाई गई हैं। यहाँ पे P1 व P2 ये दोनों कुछ दूरी पर लगाई गई हैं। प्लेट P1 एक क्वार्ट्ज की खिड़की W के सामने पड़ती है। यहाँ पे ये एक क्वार्ट्ज की खिड़की जिसको कहा जाए, इसके सामने प्लेट P1 पड़ती है तथा इस पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं। इसे कैथोड प्लेट भी कहते हैं। इन प्लेटों का संबंध एक सुग्राही अमीटर ए से तथा एक दिक् परिवर्तक जिसको कम्यूटेटर C के द्वारा तथा एक विभव विभाजक पोटेंशियल डिवाइडर से किया गया है। इससे प्लेटों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है तथा विभवांतर की दिशा भी बदली जा सकती है। इस विभवांतर को वोल्टमीटर V के द्वारा मापा जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिवाइडर है जिसको हम विभव विभाजक कहते हैं, और एक इसको हम बैटरी और इस सबको मिला के हम विभव विभाजक कहते हैं। इसको हम एक 4 वे की या दिक् परिवर्तक जिसको कहा जाए, इससे हम जोड़ देते हैं और इनके बीच का वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगा देते हैं। अब इसमें जो रिजल्ट प्राप्त किया गया उसमें अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, यानी हम अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो किस प्रकार से हमको वैद्युत धारा प्राप्त होती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब एक निश्चित आवृत्ति तथा तीव्रता की प्रकाश किरणें प्लेट P1 पर डाली जाती हैं, यहाँ पर प्लेट P1 पर डाली जाती हैं तो प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। यदि दिक् परिवर्तक में केवल प्लग 1 1 लगाकर प्लेट P2 को प्लेट P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा गया है तो ये सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से सुनेंगे इसको। यदि दिक् परिवर्तक में केवल प्लग 1 1 लगाकर, यहाँ पे देखिए इसको केवल 1 और 1 को लगा दिया गया, 2 और 2 को खुला रखा गया। तो अब इसका संबंध यहाँ से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ से ये जुड़ गया और यहाँ पे ये जो है यहाँ से ये देखिए इस रास्ते से यह यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ से, तो ये देखिए ये प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर से एक बार इसको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये प्लेट यहाँ पे जुड़ गया और यह यहाँ से इसके द्वारा यहाँ से जुड़ गया। तो प्लेट P1 और P1 निगेटिव और P2 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है कि यदि दिक् परिवर्तक में केवल प्लग 1 1 लगाकर प्लेट P2 को प्लेट P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा गया है। फिर से एक बार देख लेंगे इसको कि यहाँ से जब हम इसकी को लगाते हैं तो यह धन यहाँ पे यह देखिए ये 1 से यहाँ कनेक्शन हो जाता है और इस प्रकार यह प्लेट P2 धन विभव हो जाएगा और प्लेट P1 यहाँ से ऋण विभव हो जाएगा। तो ये सभी प्लेट P2 को प्लेट P1 के सापेक्ष धन विभव पर रखा गया है। तो यह सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं तथा परिपथ में अधिकतम प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है।
तो प्रकाश वैद्युत धारा के इस अधिकतम मान को ही संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अगर इसमें हम प्लेट P2 के धन विभव को बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा में कोई वृद्धि नहीं होती है, यानी अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं P2 का तब भी कोई वृद्धि नहीं होगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि P1 से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन पहले ही P2 पर पहुंच रहे हैं। यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I को दोगुना कर दें तो अधिकतम धारा का मान भी दोगुना हो जाता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश वैद्युत धारा अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हैं कि यह I तीव्रता है यहाँ पे, और ये विभवांतर यहाँ पर इतना लगाया गया है। अब इसके बाद अगर हम विभवांतर बढ़ाते जाते हैं तो इस धारा I में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। पुनः जब हम इसमें तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो यह धारा दोगुनी हो जाएगी। तो इस तरह से अब यदि हम दिक् परिवर्तक C में अब यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता I को दोगुना कर दें तो अधिकतम धारा का मान भी दोगुना हो जाता है। यहाँ पे चित्र 3 में आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम इसको दोगुना कर दें प्रकाश की तीव्रता को तो धारा I भी दोगुना हो जाती है। अब इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश वैद्युत धारा अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यदि हम दिक् परिवर्तक C में केवल प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर कर दे तो धारा तुरंत घट जाती है। क्यों? क्योंकि अब अगर इसको हमने निगेटिव कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे उसको या रिपेल करने लगेगा या प्रतिकर्षित करने लगेगा, जिससे धारा तुरंत घट जाएगी। तो इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि प्लग 2 लगाकर प्लेट P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर कर दें तो धारा तुरंत घट जाती है परंतु शून्य नहीं हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है और P2 के ऋण विभव को बढ़ाने पर धारा तेजी से घटती जाती है। यानी P2 को अगर हम ऋण विभव को बढ़ाते जाएं तो धारा तेजी से घटती है तथा अंत में शून्य हो जाती है। इस समय यदि हम P1 पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तब भी प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस से पता चलता है कि P1 के विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए, तो इससे पता चलता है कि P1 के विभिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब प्लेट P2 P1 के सापेक्ष मामूली से ऋण विभव पर होती है तो वह इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अतः अब कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं पहुंच पाते हैं, अधिक ऊर्जा वाले अब भी पहुंच जाते हैं जिससे धारा घट जाती है। जैसे जैसे P2 का ऋण विभव बढ़ाया जाता है वैसे वैसे P2 पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है और अंत में एक निश्चित ऋण विभव पर सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी P2 पर नहीं पहुंच पाते। इस अवस्था में प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। यहाँ पे इसको यहाँ पे समझ लेंगे कि यहाँ पे देखिए ऋण विभव है, यह विभव है। अब इसको हम ऋण की तरफ बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि -V0 यानी यहाँ पे इस धारा का मान शून्य हो जाता है। इसको हम निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जैसे जैसे P2 पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है अंत में एक निश्चित ऋण विभव पर सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी यानी जिनकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी वह भी P2 पर नहीं पहुंच पाते। इस अवस्था में प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। तो P1 के सापेक्ष P2 के इस ऋण विभव को जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव अथवा स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं अतः इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्ञात की जा सकती है कि जो प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा कितनी है। तो यदि निरोधी विभव का मान V0 हो तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के हो तो E के बराबर EV0 क्योंकि यह उसी के बराबर है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी यह इनकी ऊर्जा, यह इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है वह इस पोटेंशियल के द्वारा रोकी गई है। तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, ईवी ज़ीरो होगी, और इसकी गतिज ऊर्जा जो भी हाफ mv² होगी उसके बराबर होगी। इसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, यानी ई के बराबर EV0 इस समीकरण द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यह EV0 के बराबर होगी। यहाँ ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चूंकि निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, इससे स्पष्ट है कि निरोधी विभव अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। तीव्रता दोगुनी करने पर प्रकाश वैद्युत धारा तो दोगुनी हो जाएगी, परंतु निरोधी विभव वही होगा। यानी किसी भी प्रकार की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह भी धारा जो तीव्रता जिनकी ज़्यादा है उसको भी अगर हम निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो वह भी उसी पोटेंशियल पर आकर वो धारा शून्य हो जाएगी। यानी उसी पोटेंशियल पर वह हमको धारा शून्य होगी, यानी वह जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको भी वह रोक देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस प्रकार से इसको यहाँ तक आप लोग तैयार कर लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल तक और गतिज ऊर्जा, यानी यह V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल है। अब इसको एक बार फिर से समझ लें कि चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुकते हैं, अतः इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्ञात की जाती है। यदि निरोधी विभव का मान V0 हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, EV0 के बराबर होगी, यानी E के बराबर EV0, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः क्या स्पष्ट होता है कि निरोधी विभव अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी हम कितना भी तीव्रता बढ़ा दें, लेकिन जब हम निगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो उसी पोटेंशियल पर आकर धारा शून्य हो जाएगी। तीव्रता दोगुनी करने पर प्रकाश वैद्युत धारा तो दोगुनी हो जाएगी, परंतु निरोधी विभव वही होगा, यानी उसी पोटेंशियल पर आकर वह शून्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे फिर इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। धन्यवाद।